नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम खिलजी वंश के एक शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। इनका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा था। उनके जितने भी कार्य हैं उन सारे कार्यों के बारे में बात करेंगे। किन किन कार्यों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने का आरंभिक दौर के बारे में बात करेंगे। सुल्तान की योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं सुल्तान ने लाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने लाई थी, उसके बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो रिवेलियन हुए, विद्रोह हुए, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विद्रोह जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। भू राजस्व सुधार, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो है कौन कौन से किए थे अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये मेंस में भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस और पीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो है अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल सिस्टम कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से सैन्य सुधार किए थे, मिलिट्री रिफॉर्म किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। और विक्ट्री एक्सपीडिशन जो विजय अभियान था उसके बारे में बात करेंगे। और एक और पॉइंट है मंगोल का आगमन के बारे में बात करेंगे। ये सारे बिंदु पर एक करके हम बात करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी ज़िंदगी में कि कैसे लोग जो हैं उस समय में अलाउद्दीन खिलजी का क्या प्रशासनिक व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक नीति क्या थी, बाजार नियंत्रण नीति क्या थी, कैसे वो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते थे, कैसे मैनेज करते थे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन की। जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था अली गुरसाप था, है ना, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो अली गुरसाप था। और इनके पिताजी का नाम जो था शहाबुद्दीन मसूद खिलजी था। और जो बलबन के यहाँ काम करता था, बलबन गयासुद्दीन बलबन, जैसा कि एक वीडियो हम अपलोड किए थे गयासुद्दीन बलबन से संबंधित। और आपको पता होगा कि शहाबुद्दीन जो है मसूद खिलजी उनके पिताजी थे और बलबन के यहाँ काम करता था। इनकी 4 पत्नियाँ, ये अगर हम बात कर ले कि अलाउद्दीन खिलजी की 4 पत्नियाँ थी, जिसमें से एक पत्नी का नाम मलिका ए जहाँ जलाल की पुत्री थी। और सेकेंड पत्नी का नाम है महरू अल्पत खां, गुजरात के जो शासक थे अल्पत खां, उनकी पुत्री थी। कमला देवी राय कर्ण बघेल की पत्नी थी। और झत्यापाली रामचंद्र देव की पुत्री। इसमें से सबसे ज़्यादा प्यार जो करता था अलाउद्दीन खिलजी मलिका ए जहाँ से करता था। और उसके बाद जब इससे थोड़ा सा रुष्ट हो गई ये मलिका ए जहाँ, तो कमला देवी से ये बहुत ज़्यादा प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो हम सभी जानते हैं कि उस समय में जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर देखें, या अगर प्राचीन काल के भारत के इतिहास को देखें, तो लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या करते थे, तो वो शादी कर लेते थे। अपनी बेटी को दे देते थे, शादी करवा देते थे इस प्रकार से। और जो राजा हुआ करते थे वो कई सारा शादियाँ करते थे, राजा की बेटियों से शादी कर लिया करते थे ताकि उसका साम्राज्य विस्तार हो सके। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है निरंकुश शासक था। ऐसा नहीं कि ये धर्मनिरपेक्ष, अकबर की तरह धर्मनिरपेक्ष था, अशोक की तरह जो है बहुत ही महान शासक था, और ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश शासक था और राज्य की नीति में धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। वो कहता था कि हमारे राज्य की नीति में धर्म का स्वीकार संभव नहीं है, हम धर्म का स्वीकार नहीं कर सकते। और धर्म चलाने के लिए पैगंबर है, धर्म चलाने के लिए ईश्वर है। और जो है अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश शासक था और राज्य की नीति में धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। यह ऐसा सुल्तान था जो महानता के करीब तक पहुंचा परंतु महान नहीं कहलाया। यह एक ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, महानता के नज़दीक तक पहुंचा, करीब तक पहुंचा, लेकिन महान नहीं कहलाया। इसकी तुलना फ्रांस के शासक लुई 14 से की जाती है। दोस्तों, आपको पता है कि क्योंकि इसके सिकंदर महान इसलिए कहलाया गया क्योंकि उसके पास गुरु थे। अरस्तु जो है महान गुरु थे, क्योंकि महान इंसान कब बनता है, जब उसके पास महान गुरु होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद महान क्यों हुए, क्योंकि उनके पास जो है रामकृष्ण परमहंस जैसे महान गुरु थे। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि महान गुरुओं की वजह से ही जो है उसके जो शिष्य होते हैं वो महान बनते हैं। ऐसा देख सकते हैं आप, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो महानता तक पहुंचा, लेकिन वो महान नहीं कहलाया। इसलिए इसकी तुलना जो है फ्रांस के शासक जो है लुई 14 से की जाती है।
हम बात करते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि बीपीएससी पीटी आपका 67वीं बीपीएससी पीटी होने वाला है, उसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपकी हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने भी प्रश्न पीटी मेंस में आएंगे, सारा एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, और ताकि आप क्वेश्चन को जो डील कर पाएंगे, क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको भी समझ पाएंगे। शासन चलाने के लिए बयाना, राजस्थान के काजी मगीसुद्दीन को सलाह देने के लिए बुलाया और पूछा हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। देखिए, वो अपने राज्य का शासन सल्तनत काल को चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बयाना राजस्थान के काजी मुगीसुद्दीन को सलाह देने के लिए बुलाया। कहा कि उन्हें बुलाया जाए और मुझे सलाह दिया जाए कि हम शासन कैसे चलाएं। तो इसने जो है उस बयाना से जो आए थे काजी मुगीसुद्दीन, उससे उन्होंने जो है पूछा कि हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, हिंदू के साथ कैसा जो है कैसे डील किया जाए। तो काजी मुगीसुद्दीन, यदि सुल्तान हिंदुओं से चांदी मांगे तो उन्हें सोना देने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। काजी मुगीसुद्दीन ने कहा कि यदि सुल्तान हिंदुओं से चांदी मांगे तो उसे सोना देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कि हिंदुओं पर जो है ज़बरदस्त जो है प्रहार होने वाला था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहने का ये मतलब हुआ कि हिंदुओं पर जो है ज़्यादा दबाव, ज़्यादा जो है अत्याचार करने की बात जो कही गई काजी मुगीसुद्दीन के द्वारा। अलाउद्दीन काजी साहब तनख्वाह कितनी लोगे? अलाउद्दीन ने पूछा काजी साहब से कि आप जो है इस काम के तनख्वाह कितने लोगे? तो काजी साहब ने कहा कि हुजूर, एक घुड़सवार के वेतन का 1000 गुना आप दे दीजिए। एक घुड़सवार के वेतन जितना दे रहे हैं उसके 1000 गुना हमें वेतन चाहिए। अलाउद्दीन विदाई भेंट दी, है ना, विदाई भेंट दी। मौलाना साहब, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मैंने कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा है। राज्य के हित व कल्याण के लिए जो भी मुझे उचित लगता है वही करता हूँ, चाहे मुझे शरीयत इसकी अनुमति देती है अथवा नहीं। मैं यह नहीं जानता क़यामत के दिन अल्लाह मुझे क्या सज़ा देंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि अलाउद्दीन कहते हैं मौलाना साहब से, जो उनको बताने के लिए आए थे, तो उनको कहा कि न मैं पढ़ा लिखा हूँ, और न ही मैं कहा कि मैं न तो पढ़ा लिखा हूँ, न ही कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा हूँ। राज्य के हित कल्याण के लिए जो मुझे उचित लगता है वही करता हूँ, चाहे मुझे शरीयत उसकी अनुमति देती है अथवा नहीं। मैं यह भी नहीं जानता क़यामत के दिन अल्लाह मुझे क्या सज़ा देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातें हो रही थी उसके जो काजी मुगीसुद्दीन थे उसके और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। देखिए कैसे कैसे जो है भारत पर जो है शासन किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और सल्तनत काल पर, और अपने धर्म के प्रति उसका क्या व्यवस्था था, धर्म के प्रति कैसा रवैया था, उससे पता चलता है इन चीज़ों का। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम विश्व विजय करने की योजना बनाई। मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पर जो है उसका शासन हो, और जैसा कि आप जानते हैं सिकंदर भी बहुत महत्वाकांक्षी था और अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत महत्वाकांक्षी था। जैसे सिकंदर जो है पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था, उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी भी जो है पूरे विश्व पर विजय करने की योजना बनाई। और इसीलिए उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। परंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने योजना को निरर्थक कहा। मतलब दिल्ली के जो कोतवाल थे उसने इस योजना को निरर्थक कहा कि आप विश्व विजय नहीं कर सकते, आप विश्व विजेता नहीं बन सकते। अलाउद्दीन खिलजी को कहा, जो दिल्ली के कोतवाल थे अलाउल मुल्क, उन्होंने कहा कि आपका योजना यह जो है निरर्थक है और आप विश्व जो है विजय नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई सिकंदर के जैसा गुरु नहीं है, सिकंदर के जैसा गुरु आपके पास नहीं है, इसलिए आप जो है विश्व विजय नहीं कर सकते। तत्पश्चात सुल्तान ने नया धर्म चलाने की योजना बनाई, जिसे भी कोतवाल अलाउल मुल्क ने निरर्थक कहा। कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात कही गई तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि नया धर्म चलाने की योजना बनाई। तो उस समय में भी कोतवाल जो थे अलाउल मुल्क ने, उन्होंने कहा कि ये निरर्थक है, धर्म चलाना आपका काम नहीं है, सुल्तानों का काम नहीं है, ये पैगंबर का, ईश्वर का जो है धर्म चलाना कार्य है। आप राजा होकर के, आप सुल्तान होकर के धर्म नहीं चला सकते। उसके बाद सुल्तान ने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। अब इस पर पहले तो प्रयास किया कि नहीं, वो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। तो उस पर जो है उसके जो है दिल्ली के कोतवाल थे, उन्होंने एक
अपना कमेंट दिया, कहा कि आप विश्व विजय नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिकंदर के जैसा गुरु नहीं है। और आप उसके बाद ये सोचा कि नहीं एक नया धर्म चलाया जाए, लेकिन तब उसी समय कोतवाल जो दिल्ली का था उसने कहा कि आप नया धर्म नहीं चला सकते, आप सुल्तान हैं, आप पैगंबर नहीं हैं। जो पैगंबर, ये चीज़ें पैगंबर पर छोड़ दीजिए, ये चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर को धर्म चलाने दीजिए, है ना। उसके बाद इसने धर्म, ये जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई कि साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार किया जाए, उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर राजाओं का यही महत्वाकांक्षा रहता है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों का विस्तार करे, और जिससे उसके जो है राजस्व में वृद्धि हो और उसके आमदनी में वृद्धि हो और उसका ख्याति बढ़े। अब प्रारंभिक विद्रोह व उनका दमन देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्रोह जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में इनके विरुद्ध में किए गए। कुल 4 विद्रोह किए गए अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में जो है 4 विद्रोह किए गए, और उसको दमन कैसे किया अलाउद्दीन खिलजी, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला विद्रोह की अगर बात करते हैं तो 1299 ईस्वी में नवीन मुसलमानों मंगोल ने गुजरात अभियान से प्राप्त लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न में विद्रोह कर दिया और रणथंभौर के राणा हमीर देव की शरण में चले गए। पहला जो विद्रोह हुआ 1299 में, उसमें क्या हुआ कि जो नवीन मुसलमान थे, मंगोल जो थे, वो गुजरात अभियान से जो है अपना जो धन बंटवारा करके लाए, उस पर जो है बंटवारा के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया ये लोग, और रणथंभौर के जो राणा हमीर देव की शरण में ये लोग चले गए। जब रणथंभौर के अभियान में व्यस्त था तब अलाउद्दीन के भतीजे अकद खां का विद्रोह हुआ। जब जो है अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के अभियान में व्यस्त था तो उस समय में जो है अलाउद्दीन के भतीजा जो अकद खां था उसने विद्रोह कर दिया। 1301 ईस्वी में हाजी मौला दिल्ली में हाजी मौला द्वारा किया गया विद्रोह। आपको पता होगा कि 1301 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जो है हाजी मौला के द्वारा एक विद्रोह किया गया था, है ना। और अलवी को 7 दिन के लिए सुल्तान बनाना पड़ा। उस समय में अलाउद्दीन खिलजी को है अलवी को 7 दिन के लिए सुल्तान बनाया गया, और ये हमीमुद्दीन जो है वो इस युद्ध को दबा दिया। मैं आपको बता दूं कि सल्तनत काल में एक ऐसा शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, उसके शासन काल में 7 दिनों के लिए अपना शासन व्यवस्था जो है वो अलवी को दे दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सल्तनत काल के शासक के शासन काल में जो है उसने अपने शासन के 7 दिन जो है किसी दूसरे शासक अलवी को दे दिया। तो था अलाउद्दीन खिलजी जो है 7 दिनों के लिए अपने शासन को जो है वो अलवी के हाथ में दे दिया। मलिक उमर, बदायूं तथा मंगू खां अवध द्वारा किए गए विद्रोह जो हुए थे, ये विद्रोह थे, इस सब का दमन जो है सफलतापूर्वक जो है कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब ये जो विद्रोह हुए, इस विद्रोह से क्या समझ में आया अलाउद्दीन खिलजी को, जो इस विद्रोह से क्या सीख मिली, क्या निष्कर्ष मिले, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। किस निष्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम पहला जो निष्कर्ष पर पहुंचे ये लोग अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान जनता के दैनिक कार्यों से अनभिज्ञ रहता है। सुल्तान जो है जनता के दैनिक कार्यों से क्या रहता है, अनभिज्ञ, मतलब दैनिक कार्य क्या है उसको सुल्तान को पता नहीं रहती है। अमीर और राज्य कर्मचारियों के पास अधिक धन हो गया है, ये पता चला कि अमीर और जो राज्य के कर्मचारी है उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया है, ये पता चला अलाउद्दीन खिलजी को इस विद्रोह के बाद। सल्तनत में लोग शराब की दावतें करते हैं जिनमें एकत्र लोगों को विद्रोह करने का मौका मिलता है। अब देखिए सल्तनत में लोग जो है शराब की क्या करते हैं, दावत करते हैं, पार्टी करते हैं, और जब वो लोग एकत्र हो जाते हैं तो इनको एकत्र ये जो है विद्रोह करने का मौका मिलता है। ये जानकारी मिली अलाउद्दीन खिलजी को इस विद्रोह सब हुए थे। सरदार आपस में वैवाहिक संबंध बनाते हैं और ऐसे मौक़ों पर इकट्ठा लोगों को भी विद्रोह करने का मौका मिलता है। सरदार आपस में वैवाहिक संबंध बनाते हैं और ऐसे मौक़ों पर इकट्ठा लोगों को भी विद्रोह करने का मौका मिलता है। अब ये सब जो निष्कर्ष निकले और समस्याएं क्रिएट हुई, तो समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, उसको समाधान के लिए प्रयास जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया उसको हम देखते हैं। गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। ये पहला सुल्तान था सल्तनत काल का जिसने गुप्तचर विभाग का गठन किया। आप जानते हैं अभी भी भारत में ISI जो इंटेलिजेंस है, हर देश का अपना अपना इंटेलिजेंस होता है, गुप्तचर संस्था होता है। वो क्या करता है, दूसरे देश जो उसके दुश्मन देश होते हैं उसके गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करता है। तो सल्तनत काल के राजा, एकमात्र राजा जो पहली बार जो है गुप्तचर विभाग का गठन किया वो था
आपका पहला सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी। जगह जगह पर मुखबिर व बरीद गुप्तचर की नियुक्ति की गई और जो इन्होंने एक विभाग गठन किया, एक विभाग जो है को गठित किया और ये पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने क्या किया था, गुप्तचर विभाग गठित किया था। और वो अपने क्या किया, अपने जो है ऑफिसर्स नियुक्त किए, जैसे मुहसिब जो है, मुखबिर जो है और बरीद गुप्तचर की नियुक्ति की गई। विभाग का प्रमुख किसे बनाया गया, गुप्तचर विभाग का जो है प्रमुख बनाया गया बरीद ए मुमालिक कहलाता था। जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख जो कहलाता था, क्या कहलाता था सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो बरीद ए मुमालिक कहलाता था। धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनने का आदेश दिया गया। जो भी धनी व्यक्ति थे उसको ये संपत्ति छीनने का आदेश अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया। अवैध कब्जे की ज़मीनें भी छीन ली गई। जितने भी अवैध रूप से ज़मीन कब्जा किए गए थे उसे छीन लिया गया। जैसे मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, वक्फ, धर्म के आधार पर प्राप्त भूमि इनाम, पुरस्कार में मिली भूमि इनाम। मद निषेध के अंतर्गत जुआ खेलने वाले गोष्ठियों पर भी प्रतिबंध लगाया, है ना। मद को जो है निषेध कर दिया गया, शराब को जो है बंद कर दिया गया और जुआ खेलने के लिए भी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में दिल्ली से 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर घरों में एकांत में बैठकर शराब पीने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन शराब को भी बंद कर दिया गया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने शासनकाल में शराब को बंद कर दिया, जुआ खेलने पर मनाही लगा दी। लेकिन बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शराब को क्या कर दिया, खोल दिया, कहा कि शराब पर प्रतिबंध नहीं है। आप जनता लोगों से कहा कि आप अपने घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर के शराब पी सकते हैं, एकांत में बैठ करके शराब पी सकते हैं। अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों में सुल्तान की अनुमति अनिवार्य कर दी। अब अमीर के मेल मिलाप, एक अमीर दूसरे अमीर से नहीं मिल सकते हैं और एक अमीर दूसरे अमीर से जो अगर वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए सुल्तान का निर्णय अनिवार्य हो गया। आप कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी जो है व्यवस्थाओं में परिवर्तन जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अब जो है खिलजी का भूमि सुधार, भू राजस्व सुधार, मतलब कहने का मतलब है जितने भी जो है सरकारें आती हैं, जितने भी सरकार बनती है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो भू राजस्व सुधार करे, क्योंकि भूमि से ही जो है जो कर जो है राजस्व की आमदनी तो भूमि से भी होती है, बहुत सारे माध्यमों से होती है। लेकिन ये जो राजस्व खिलजी का भू राजस्व सुधार था उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अलाउद्दीन ने पैमाइश मसाहत को भू राजस्व निर्धारण का आधार बनाया। अब जो है पैमाइश मसाहत को जो भू राजस्व निर्धारण का आधार बनाया। बिस्वा को मानक इकाई बनाया। बिस्वा को क्या किया, मानक इकाई बनाया। भू राजस्व उपज का आधा भाग था। अब इसने क्या किया, भू राजस्व कितना लेना शुरू कर दिया, जो उपज का आधा लेना शुरू कर दिया। पहले 1/5 लिया जाता था, लेकिन अब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो भी अगर किसान उपजाता है उसका आधा 50% जो है वो किसको देना पड़ेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ेगा। बिचौलियों खूत मुकदम चौधरी का दमन करके गांवों से सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अब जो भी बिचौलिया थे, खूत, मुकदम, चौधरी, इस सब को समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और सीधा जो है गांवों से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास जो है इनके द्वारा किया गया। ये हिंदू आनुवंशिक अधिकारी होते थे जो राजस्व का अधिकांश हिस्सा अपने पास रखकर शेष राजकोषों में जमा कर देते थे। ऐसा था कि ये जो जितने भी खूत थे, मुकदम थे, चौधरी थे, जो बिचौलिया थे, वो क्या करते थे कि राजस्व इकट्ठा जनता से करते थे, अधिकांश अपने पास रख करके और कुछ मात्रा में जो है राजकोष में जमा करते थे। इसलिए जो है खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो ये बिचौलियों को समाप्त कर दिया और सीधा संबंध जो है गांव के किसानों से संबंध स्थापित किए और जो उपज का जो है 50% हिस्सा जो है वो किसानों को कहा कि आपको जमा करना पड़ेगा। राजस्व वसूली विभाग जो है दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना की। अब अलग से जो है राजस्व वसूली विभाग की स्थापना की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो था दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना की गई। भू राजस्व वसूली के लिए आमिल, गुमास्ते और मुतशरीफ नियुक्त हुए। इन वसूलियों का हिसाब पटवारी खातावही में रखते थे। वजीर सर्फ काइनी खातावही का सख्ती से परीक्षण करता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं थी भू राजस्व की, उस भू राजस्व व्यवस्था को खत्म करके नई भू राजस्व व्यवस्थाएं जो लाई गई वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई। भू राजस्व को खराज कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व को
उसको क्या कहा जाता था, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि खराज जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था, खराज कहा जाता था। इसके काल में भू राजस्व दरें संभवतः सबसे ऊंची थी। याद रखिएगा, किसी भी सल्तनत काल के राजा या किसी भी शासक को अगर देखा जाए तो उस शासक से सबसे ज़्यादा अगर भू राजस्व दरें कोई अगर लगाया था तो वो लगाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा 2 कर और मुख्तः वसूले जाते थे। इस भू राजस्व कर के अलावा भी जो है 2 कर और ये वसूलते थे अलाउद्दीन खिलजी। घरी कर, जिसे घर पर लगने वाला कर, चूल्हों पर लगने वाला घर पर लगने वाला कर एक कर था। एक था चरी कर, चरवाहों पर लगने वाला कर, चरवाहा था उस पर भी कर लगाया गया था। घरी कर भी लगाया गया था, चूल्हों पर घरों पर भी कर लगाने की व्यवस्था हुई थी। और हिंदू जो इनकम करते तो उसका 10% जो है टैक्स जमा करना पड़ता था। अगर आप 100 रुपये इनकम किए हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को 10 रुपये आपको देना पड़ता था। मुस्लिमों को जो है अगर वो 100 रुपया इनकम किया तो 5 रुपया ही देना पड़ता था। लेकिन हिंदुओं को जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है टैक्स सिस्टम जो था बहुत ही ज़बरदस्त था। कहा जा सकता था कि एक शोषणकारी नीति थी। ये टैक्स सिस्टम जो है शोषणकारी नीति, हम जानते हैं कि किसी भी सरकार को सफल बनाने के लिए, उसके सरकार को चलाने के लिए उसे टैक्स की आवश्यकता होती है, जो कि मानव कल्याण के लिए जितने भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराएं। इसके लिए सरकार क्या करती है, लोगों से टैक्स लेती है, उस सर्विस की अपने सेवा के तौर पर जो है टैक्स लेती है और उस टैक्स के माध्यम से जो है तरह तरह की चीज़ें, जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भू राजस्व जो दरें थी वो संभवतः किसी भी जो है सबसे ऊंची थी, इसके काल में सबसे ऊंची थी। और इसके अलावा 2 कर ये लगा दिए, घरी कर और चरी कर, है ना। और हिंदू आय का 10% लेते थे और मुस्लिम आय का जो है 5% लेते थे। सर्वाधिक कर वसूलने वाला सुल्तान 70 से 80% कर वसूलता था। सोच सकते हैं आप, ये सबसे ज़्यादा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा शासक हुआ, सुल्तान हुआ जो सबसे ज़्यादा जो है कर वसूली करता था, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक खराज भूमि भी इसी के शासनकाल में थी और खराज भूमि जो थी, जो खेती करने वाली भूमि थी, वो इसी के शासनकाल में थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो भू राजस्व व्यवस्था हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। एक बहुत ही फेमस है अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए, बहुत ही सख्त। जो कम वजन तौलता था, इसका कथन था कि अगर जो व्यक्ति कम वजन तौल रहा है तो उसको उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाए। ज़बरदस्त बाजार नियंत्रण, पूरा जो है बाजार को अपने कंट्रोल में ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी, पूरे बाजार को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ताकि, क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में सेना रखता था, अस्थाई सेना रखता था। ऐसा नहीं वो सेना जो है वो एजेंट के थ्रू नहीं रखता था। वो जो सेना रखता था, अभी जो अग्निवीर वगैरह आया है, तो वो उसी ढंग का, इस ढंग का सेना नहीं रखता था। वो सेना रखता था, अस्थाई सेना रखता था। पहले के ज़्यादातर शासक हुए जो अस्थाई सेना नहीं रखता था, लेकिन ये जो शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी, उसने अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। तो उसके खर्चा के लिए, उसके परिवारों को खर्चा के लिए तो उसको वस्तुएं चाहिए और बड़ी संख्या में सैनिकों को इसने बहाल किया। इसलिए वस्तुओं को उसने क्या कर दिया, संस्था कर दिया, है ना। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अगर हम समझने का प्रयास करें तो 3 भागों में बांटा गया है इनके बाजार नियंत्रण प्रणाली को। एक है खाद्यान्न बाजार, जिसे हम मंडी कहते हैं, और दूसरा है वस्त्र एवं अन्य कीमती वस्तुओं का बाजार, जिसे हम सराय अदल कहते हैं, और तीसरा है मवेशियों और घोड़ों का बाजार। देख सकते हैं, ये मंडी की व्यवस्था इन्होंने किया और वस्त्र एवं अन्य कीमती वस्तुओं का बाजार सराय अदल की व्यवस्था इन्होंने किया, मवेशियों और घोड़ों का बाजार लगाया। आपूर्ति की निरंतरता पर बल देने के लिए किसानों को 10 मन से अधिक अनाज अपने पास रखने पर रोक। अब देखिए ये क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये बता दिया कि आप 10 मन से अधिक जो है अनाज अपने पास नहीं रख सकते। यहाँ मन का मतलब होता है 40 केजी, 40 केजी, और क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। तो ये 40 केजी मतलब 10 मन, मतलब 10 मन अगर कहे तो 40 को अगर 10 से आप गुना करेंगे तो क्या हो गया, आपका 4 कुंटल हो गया। तो 4 कुंटल से ज़्यादा आप जो है अनाज जो है किसान नहीं रख सकते हैं। अकाल के समय नियंत्रित वितरण प्रणाली लागू की गई। अब अकाल के समय, जिस समय अकाल पड़ जाता था उस समय के लिए जो है नियंत्रित जो है वितरण प्रणाली लागू की गई। और व्यापारिक इकरारनामे पर दस्तखत करता कि वह निश्चित मात्रा पर वस्तु तय कीमतों पर बेचेगा। अब देख लीजिए, इसने इकरारनामा करवा लिया, दस्तखत करवा लिया सभी
व्यवसायी से कि आप इस वस्तु तय सीमा पर ही बेचेंगे, अगर ज़्यादा दामों पर बेचते हैं तो कठोर कार्रवाई करने का जो है व्यवस्था किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर आप जो है सारे बाजार में एक रेट होगा, आप 2 रेट में नहीं बेच सकते, है ना। इसके लिए जो है जितने भी व्यापारी थे उसको इकरारनामे पर जो है दस्तखत करवा लिया गया था। व्यापारियों को अग्रिम भुगतान किए गए कि वे महंगे वस्त्र बाहर से लाकर सरकारी दरों पर बेचे। अब जो है क्या किया गया कि सब्सिडी दिया गया व्यापारियों को, मतलब जो है अग्रिम भुगतान किया गया, पहले ही उसको जो है सब्सिडी दिया गया कि आप महंगे वस्त्र बाहर से खरीद करके लाइए और यहाँ जो है जो सरकारी दाम सेट किया गया है उसे सरकारी दाम पर जो है यहाँ पर कपड़ों को बेचिए, ताकि उनके सैनिकों को कोई नुकसान समस्याएं न हो। उसके सैनिक जो है जितना सस्ता अगर अनाज होगा, जितना ज़्यादा उसके वस्तुएं सस्ता होंगे तो उसके सैनिकों को समस्याएं नहीं होगी वस्तुओं को खरीदने में। इसलिए ये जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है इसने बाजार को कंट्रोल करने का काम किया, क्योंकि उसको सैनिकों को जो है सस्ता रूप में जो है वस्तुओं को जो है उसे उपलब्ध कराया जा सके। अब है मवेशियों और घोड़ों का बाजार। गुणवत्ता के आधार पर दाम निश्चित किया गया। दास दासियाँ भी इसी बाजार में निश्चित दामों पर मिलती थी। अब देखिए यहाँ पर दास दासियाँ भी बेचे जाते थे इस बाजार में, जो है दास दासियाँ भी, आप जानते हैं कि गुलाम भी बेचे जाते थे उस समय में। अब है खाद्यान्न बाजार का रजिस्ट्रेशन अधिकारी सहना या मंडी करते थे। अब जो खाद्यान्न बाजार का रजिस्ट्रेशन, आप मंडी में सामान बेचना चाहते हैं, वस्तु बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए सहना या मंडी में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इकरारनामा जो करवाता था परवाना नवीस द्वारा जारी किया जाता था, इकरारनामा भी जो है जारी किया जाता था। नाजिर नाप तौल अधिकारी हुआ करता था। तो कई बार पूछ दिया जाता है सल्तनत काल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में नाजिर जो है कहलाता था, कौन कहलाता था, तो नाप तौल अधिकारी, जो नाप तौल करता था। उस समय में नाप तौल अधिकारी अफसर हुआ करता था। अभी भी आप जानते हैं कि नाप तौल अधिकारी है। बहुत सारे लोग जो है किराना दुकान में सामान वगैरह बेचते हैं कि सही वजन दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो अभी भी जो है अफसर हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, वो घूम जाते हैं और बहुत सारे दुकानदारों को पकड़ लेते हैं कि वो जो नाप तौल जो बेच रहे हैं, वो वस्तुओं को जो बेच रहे हैं वो सही मात्रा में सही वजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नाजिर जो है नाप तौल अधिकारी हुआ का पारदर्शिता के लिए वरीद गुप्तचर रखा करते थे। तो याद रखेगा, अपने पारदर्शिता के लिए वो गुप्तचर रखा करते। दीवान रियासत बाजार व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बाजार व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन हुआ करता था, दीवान रियासत। अब ये तो हो गया आपका खिलजी का राजस्व सुधार। अब हम बात करेंगे खिलजी का सैन्य सुधार। इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इक्ता व्यवस्था ऐसा व्यवस्था था कि किसी एजेंट के थ्रू जो है वो अपने रखता था और वही जो है सैलरी वगैरह देता था, वही सारा चीज़ करता था। लेकिन इसने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया और अस्थाई सेना गठन किया। पहला सुल्तान था सल्तनत काल का जिसने परमानेंट जो है एक जो है अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। सैनिकों की सीधी भर्ती शुरू की, इसने सैनिकों की सीधी भर्ती शुरू की और जो परीक्षण के जो भी यथोचित परीक्षण हो, टेस्ट हो, वो सारा टेस्ट लिया करता था। और नियुक्ति सैनिक को मुर्तब कहा जाता था। नियुक्त सैनिक को, जो परीक्षण के बाद नियुक्त सैनिक हुआ करते थे, उसे मुर्तब कहा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। सैनिकों को पहले नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उसे कोई एकता दिया जाता था या कोई क्षेत्र दे दिया जाता है, वहाँ से आप जो है वसूलीकरण कर लीजिए। लेकिन सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला अगर सुल्तान था तो अलाउद्दीन खिलजी था। सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ताकि उसके सैनिकों को जो या उसके घोड़ों को जो है कोई दूसरा न ले जाए, आसानी से पहचाना जा सके उसके घोड़ों को और उसके सैनिकों को। इसलिए उसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों की दागने की प्रथा शुरू की, ताकि दूसरे सैनिक आकर के उसके सैनिकों में मिल न जाए। सैनिकों को खुम्स, लूट का माल के 4/5 भाग की जगह 1/5 भाग ही दिया। अब जो सैनिक कहीं से लूट करके दूसरे राज्यों में से जाकर के लूट करके जो धन लाते थे, पहले 4/5 भाग मिलता था, लेकिन अब जो है उसको 1/5 भाग ही दिया। इसी बात पर नवीन जो मुसलमान थे, मंगोल थे, उसने विद्रोह कर दिया कि नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम जो लूट करके दूसरे जगह से जो है जो धन लाते हैं, लूट का माल लाते हैं, उसका 4/5 भाग दीजिए। लेकिन इसलिए जो नवीन मुसलमान थे मंगोल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिए। उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। थिंक डैट, इतना बड़ी सेना रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन विश्व विजेता नहीं बन सकता था, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसको कह दिया कि नहीं, आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास सिकंदर जैसा जो है
ये अरस्तु जैसा आपके पास गुरु नहीं है। उसने सेना को मंगोल पद्धति पर संगठित किया था। जो 4,75,000 सेना था, बर्नी ने कहा है कि उसके पास 4,75,000 सैनिक था और वो घुड़सवार थे, और उस सेना को उसने जो है किस पर, मंगोल पद्धति पर संगठित किया था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। इसके शासनकाल में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। अब सैन्य अभियान, कई सारे सैन्य अभियान किए थे। उत्तरी अभियान, मतलब सैन्य अभियान का मतलब जो है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने सैनिकों को जो है उत्तरी क्षेत्र में भेजा, दक्षिणी क्षेत्र में भी आया तो उत्तरी क्षेत्र में भेजा तो उत्तरी अभियान कहलाया, दक्षिणी क्षेत्र में भेजा तो दक्षिणी क्षेत्र। साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया। साम्राज्य विस्तार क्यों किया? देखिए दोस्तों, ये जो है सल्तनत में आय में वृद्धि करने के लिए उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। देखा जाए उत्तरी अभियान जो किया वो साम्राज्य का विस्तार के लिए किया, लेकिन दक्षिणी अभियान जो किया वो अपने सल्तनत काल में आय कर वसूलने के लिए ऐसा किया, है ना। उत्तरी क्षेत्रों में जो है अपना साम्राज्य विस्तार इसलिए किया क्योंकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपना साम्राज्य बड़ा बनाना चाहता। लेकिन एक चीज़ है, दक्षिणी अभियान इसलिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स वसूला जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम, उसके सरकार का इनकम बढ़ सके। कोई भी सरकार चाहती है कि उसका इनकम बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, जिसके कारण जो है उसका जो कर्मचारी वगैरह को वेतन समय पर दे सके, सैनिकों को वेतन समय पर दे सके, और जो भी योजनाएं हैं उसको सही ढंग से जो है सुचारू रूप से चला जा सके, पैसों की कमी ना हो। अब गुजरात और जैसलमेर अभियान जो है 1297 से 98 के बीच में चला था। अलाउद्दीन खिलजी, उगुल खां व नुसरत शाह जो गए थे, और वहाँ का शासक गुजरात जैसलमेर का जो था वो था रायकर्न बघेल था, और इस दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ। खिलजी ने बघेल की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया। इसमें जो है रायकर्न बघेल पराजित हुआ, और ये क्या किया, खिलजी ने उसकी बघेल की पत्नी जो थी कमला देवी से विवाह कर लिया, और दूसरी बार जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा। दोस्तों, इससे पहले भी एक बार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, लेकिन दूसरी बार जो है जब दक्षिण भारत में गया तो सोमनाथ की मंदिर को उसने क्या किया, लूटा। सॉरी, दक्षिण नहीं दोस्तों, उत्तरी भारत, है ना, या गुजरात वाले क्षेत्रों की बात करेंगे, उत्तरी नहीं बोलेंगे, है ना। अब नसरत शाह ने मलिक काफूर 1000 दिनारी को खरीदकर अलाउद्दीन को सौंपा। नसरत शाह ने क्या किया, मलिक काफूर को खरीद लिया, 1000 दिनारी को खरीदकर वो क्या किया, अलाउद्दीन को सौंप दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गुजरात और जैसलमेर अभियान कैसे कैसे हुए। अब रणथंभौर अभियान जो है 1301 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, उलगू खां और नसरत शाह और हमीर देव वहाँ का शासक था। नसरत शाह मारा गया, तत्पश्चात अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर पहुंचा। देखिए, क्योंकि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि वो हमीर देव से लड़ने के लिए, रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया कि नसरत शाह को और उलुग खां को भेजा था। लेकिन नसरत शाह जो है जब वहाँ जो पहुँचा तो वो मारा गया इस युद्ध में, रणथंभौर में। फिर जो है रणथंभौर जो है अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर पहुंचा और हमीर देव मारा गया। अब अलाउद्दीन खिलजी जब पहुंचा तो हमीर देव जो है उस अलाउद्दीन खिलजी के से युद्ध किया तो मारा गया। महिलाओं ने पहली बार जौहर व्रत लिया। इसी समय में जो है महिलाओं ने जो पहली बार जो है जौहर व्रत लिया था। अब चित्तौड़ अभियान की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वहाँ के चित्तौड़ के शासक रतन सिंह गहलोत थे, और उससे चित्तौड़ को जीतने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी गए तो रतन सिंह गहलोत मारा गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्र खां किया। अलाउद्दीन जो चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या कर दिया, खिज्र खां कर दिया, और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पुस्तक लिखा गया है पद्मावत, और पद्मावत में ये लिखा हुआ है कि पद्मावती के लिए अभियान किया गया, परंतु खिलजी ने इसे प्राप्त नहीं कर पाया। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि ये जो चित्तौड़ का जो अभियान किया गया था वो पद्मावत को पाने के लिए, है ना, पद्मावती जो है रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किया गया, लेकिन खिलजी जो है रानी पद्मावती को प्राप्त नहीं किया गया। और इस पर पद्मावत मूवी भी आई है जिसमें रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाया है। हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। अमीर खिसरो ने कहा था कि हिंदुओं का स्वर्ग जो है 7वें स्वर्ग से भी क्या है, ऊंचा है। अब चित्तौड़ अभियान के बारे में आपने देखा। अब है मालवा अभियान 1305 में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है महलक देव के साथ किया। महलक देव जो है मालवा का विलय सल्तनत काल में कर लिया गया, है ना। उसके बाद है जालौर अभियान हुआ, तो यहाँ पर जालौर का विलय भी सल्तनत काल में कर लिया गया, है ना, क्योंकि इसमें भी कांड देव को जो है इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया।
अब दक्षिण अभियान किया, चित्तौड़ अभियान के साथ दक्षिण अभियान की शुरुआत की गई। और ये दक्षिण क्षेत्रों में अभियान इसलिए किया गया, ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी क्षेत्र का तो साम्राज्य विस्तार के लिए इसने किया, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र का इसने राजस्व वृद्धि के लिए किया 1303 में। तेलंगाना अभियान इन्होंने 1303 में किया, है ना। उल्लूग खां जो है को भेजा गया, प्रताप रुद्रदेव जो है वो क्या कर गए, हार का कारण सल्तनत से दूरी थे। उल्लूग खां सेना के साथ वापस आया। उल्लूग खां जो है इसमें क्या किया कि हार गया, प्रताप रुद्रदेव जो है यहाँ पर विजय हुआ। और ये जो रीजन था उल्लूग खां की जो है वो सल्तनत खाल से दूरी बना लिया था। देवगिरी का जो है अभियान जो है मलिक कफूर जो है वो गया था, मलिक कफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। मलिक कफूर क्या किया कि वहाँ रामचंद्र देव को जो है, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, तो उसको बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया, जहाँ पर अलाउद्दीन ने इसके सारे राज वापस कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी इसके हौसलों को देख करके इसके सारे राज्यों को और अपने कूटनीतिक नज़रिए को देखते हुए उसने क्या किया, इसके सारे राज्य वापस कर दिए और राया की उपाधि दी, नौसारी जिला और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर के उसे भेज दिया, ताकि जो है वो वाला क्षेत्र जो इसके कब्जे में आ जाए और वो वहाँ से कूटनीति सही ढंग से कर सके। अमीर खुसरो जो है आस्की में उन्होंने लिखा है, अमीर खुसरो की पुस्तक है आस्की, उसमें उन्होंने लिखा है खिज़्र खां देवल देवी को पसंद करता था, इसलिए यह अभियान हुआ था। खिज़्र खां जो था वो देवल देवी को पसंद करता था, इसलिए यह अभियान हुआ। पुनः जो है तेलंगाना अभियान 1309 में हुआ। वहाँ मलिक कफूर को भेजा गया। वहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया गया ये मलिक कफूर के द्वारा। प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा व अपनी सोनों की मूर्ति काफूर को सौंपी। ये प्रताप रुद्रदेव इस युद्ध में हार गए। और जो प्रताप रुद्रदेव ने जो कोहिनूर हीरा जा था और सोने की जो मूर्ति थी वो उसने काफूर को, मलिक कफूर को क्या कर दिया, दे दिया। पांड्य अभियान 1311 में किया गया, आप देख सकते हैं, है ना। वीर पांड्य व सुंदर पांड्य में सत्ता संघर्ष था और सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन से सहायता मांगी और अलाउद्दीन ने कफूर को भेजा। कफूर वीर पांड्या को कभी नहीं हरा सका क्योंकि यह गोरिल्ला युद्ध में निपुण था, है ना। तो इस आप देख सकते हैं काफूर वीर पांड्या को ढूंढता हुआ रामेश्वर तक गया, वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। पांड्या एकमात्र ऐसा राज्य जिसे अलाउद्दीन पराजित नहीं कर सका। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा राज था जिसको जो है अलाउद्दीन खिलजी पराजित नहीं कर पाया, तो पांड्या एकमात्र राज था जिसको अलाउद्दीन खिलजी पराजित नहीं कर पाया था। देवगिरी का पुनः जो है चढ़ाई किया गया 1313 ईस्वी में। रामचंद्र देव के पुत्र जो शंकर देव ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। मलिक कफूर जो है शंकर देव के बीच जो है युद्ध हुआ। शंकर देव बुरी तरह पराजित हुआ और देवगिरी का विलय सल्तनत काल में हो गया। देवगिरी एकमात्र ऐसा राज्य जिसका विलय सल्तनत काल में किया गया। देवगिरी एकमात्र राज्य था जिसका विलय जो है सल्तनत काल में किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने यह वीडियो जो देखा एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर देखा। मैंने चर्चा किया किसके बारे में, तो मैंने चर्चा किया आपको अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी शासन व्यवस्थाएं थे उस सारे शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा किया। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, कैसे राजस्व भूमि राजस्व सुधार कैसे किया, उसका जो सैनिक सुधार कैसे किया, उस सारी चीज़ों के बारे में, कैसे विद्रोह का दमन किया, कैसे उसने जो है कैसा शासक था, राज्य की नीति कैसी थी, उसका असली नाम क्या था, उसकी कितनी पत्नियां थी, किससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो हमने जिन बिंदु पर चर्चा किया उस बिंदु को एक बार पुनः याद दिला देते हैं आपको। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने का आरंभिक दौर के बारे में चर्चा किया, सुल्तान की योजनाओं के बारे में हमने आपको उससे अवगत करवाया, विद्रोह के बारे में बात किया, भू राजस्व सुधार के बारे में बात किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात किया। हमने बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात किया दोस्तों। उसके बाद हमने चर्चा किया, तो हमने चर्चा किया भू राजस्व सुधार के बारे में, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैन्य सुधार, विजय अभियान, मंगोल आक्रमण। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था दोस्तों।